हेलो गाइस। तो हम लोग फिर से ये पांचवा टेस्ट है इसका, इस चैप्टर का, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चार का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। ये टेस्ट नंबर तो है 17, लेकिन ये इस चैप्टर का ये पांचवा टेस्ट है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सामने है आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कंपटीशन। देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जिसका ट्रेंडिंग चल रहा है नीट में आजकल। तो मैंने सारे ये पेपर में स्टेटमेंट और असर्शन रीजन दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए अगर आप छठवां और सतवां पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है इन जनरल हर्बिवोर्स एंड प्लांट अपीयर टू बी लेस एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोरस। कह रहा है कि जो हार्बिवोर्स है, जो प्लांट्स हैं, ये लोग ज्यादा कंपटीशन से अफेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन ये गलत है, आपको भी पता है। ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधों के पास पैर नहीं होता, ये दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो इनमें तो और ज्यादा प्रेडेशन का खतरा होता है, कंपटीशन का डर होता है। इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जीव जंतु पौधे और ये पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं। तो जिनकी तादाद ज्यादा है तो उसमें कंपटीशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा, गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में भी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। लेकिन ये साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा है कि गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तभी काम करेगा जब रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। यानी कि छठवां और सतवां जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है। ठीक है ना। तो ट्रू कौन से हुए ये सब पढ़ लीजिएगा। आपका पांचों स्टेटमेंट जो है सही है, छठवां और सतवां। जो गलत है मैं वही बता रहा हूं ताकि इससे कम समय में ये वीडियो बन जाए। ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 41 का क्या हो गया, डी। ठीक है, अगला देखिए 42 क्वेश्चन। कह रहा है सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अबाउट इनकरेक्ट। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो हम लोग उसको देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, लाइस ऑन ह्यूमंस, जो हमारे बालों में होते हैं जू। टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स के ऊपर जो कीड़े होते हैं। एंड कॉपेपॉड्स ऑन मेनी मैराइन फिश, मैराइन फिश के ऊपर जो छोटे छोटे कॉपेपॉड्स होते हैं। ये एग्जाम्पल किसके हैं बताइए, ये सब पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल हैं, ये सब पैरासाइट है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, जो कि गलत है। तो सेकंड गलत हो गया। पांचवा, पांचवा क्या कह रहा है, बैर्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल सोज पैरासिटिज्म, जबकि पता है आपको कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है। इसमें फायदा किसका है, बैर्नेकल्स का, लेकिन वेल का कोई फायदा नहीं है। दो स्पीसीज में इंटरेक्शन जिसका एक में फायदा हो, एक का कोई फायदा ना हो, ना नुकसान हो, इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉमेंसलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए सेवेंथ वाला जो स्टेटमेंट है, लाइकेंस। आपको पता है लाइकेंस और माइकोरिजा ये दोनों एकदम क्लासिकल एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म के, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, कॉमेंसलिज्म। तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो सही कौन से है, सेकंड, फिफ्थ, सॉरी, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, छठवां सही है। और बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं, दूसरा, पांचवा और सातवां, ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो गया क्या, सी। ठीक है, नेक्स्ट 43 क्वेश्चन क्या है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल आर द की एलिमेंट दैट lead to so much variation in the physical and chemical condition of different habitats। सही लिख रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल जो है। जब आप ये टेम्परेचर हेडिंग दिखा है एनसीईआरटी में, उसके पहले ये लाइन लिखा हुआ है। ठीक है ना। और सबको पता है कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो कि किसी भी एरिया में कितने जानवर रहेंगे, कितने कीड़े रहेंगे, क्या डाइवर्सिटी होगी, ये सब उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, एबायोटिक फैक्टर अलोंग विथ बायोटिक कंपोनेंट लाइक पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स एंड कंपटीटर्स आल्सो इफेक्ट हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 क्या कह रहा है, मैंगो ट्रीज कैन नॉट। देखिए पेज नंबर 222 पे सबसे नीचे वाली लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि मैंगो कैन नॉट ग्रो, लेकिन यहाँ पे लिखा है मैंगो ट्री कैन ग्रो, यानी कि यही गलत हो गया। देख रहे हैं ना किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, कैन और कैन नॉट में भी अंतर आ जा रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड, ट्यूना फिश रेयरली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, देख लीजिएगा जिसने पढ़ा नहीं है। पेज नंबर 222 में सबसे नीचे वाली लाइन है, सबसे लास्ट, और पेज नंबर 223 में पहली लाइन। इस दोनों पे ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। उसमें लिखा हुआ ट्यूना फिश जो होता है वो रेयरली कॉट, नॉर्मली नहीं, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, स्टेटमेंट 1 कह रहा है मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म इज यूरिथर्मल। गलत है। यूरिथर्मल मतलब क्या है बाबू, जो वाइड रेंज ऑफ थर्मल यानी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं, और जो ऐसे होते हैं बहुत कम होते हैं, समझ में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, मींस हर एक जगह पे पाए जाएंगे, लेकिन उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। तो स्टेटमेंट पहला गलत हो गया, सेकंड क्या हो गया, सही हो गया। एनसीईआरटी की एकदम लाइन है, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट की बात नहीं है।
46 में स्टेटमेंट 1 कह रहा है पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट एंड सेक्स रेशियो। ठीक है, हमको पता है कि अगर एक इंसान है तो उसका डेथ हो सकता है, उसका बर्थ हो सकता है, लेकिन अगर हम वही बात पॉपुलेशन में कहेंगे तो वहां बर्थ और डेथ नहीं होता, बर्थ रेट और डेथ रेट होता है, एवरेज लेते हैं चीजों का हम। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पॉपुलेशन में है बर्थ एंड डेथ बट एन इंडिविजुअल हैज बर्थ रेट एंड डेथ, उसका उल्टा बोल दिया, गलत है। यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। ठीक है ना, देखो फिर से सुन लो। अगर हम एक इंडिविजुअल भी याद करें, कहेंगे हम कि ये मर गया, ये पैदा हो गया, मीन्स हम डेथ और बर्थ की बात कर रहे हैं किसी एक इंसान को लेकर के। लेकिन हम कहेंगे इस गांव का डेथ रेट क्या है, इस गांव का बर्थ रेट क्या है। अगर एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे बर्थ और डेथ नहीं काम करता, वहां बर्थ रेट और डेथ रेट काम करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है? 47 देख लीजिए। स्टेटमेंट 1 है द बर्थ रेट एंड डेथ रेट एक्सप्रेस्ड इन चेंज इन नंबर्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है ना, हम लोग इसी से कैलकुलेट करते हैं। बर्थ रेट, रेट का मतलब होता क्या है? चेंज, और नॉर्मली हम क्या लेते हैं? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है कि समय के अनुसार आप जो भी समय ले सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, जो भी आप रख सकते हैं। तो सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? एन इंडिविजुअल इज आइदर ए मेल और अ फीमेल बट ए पॉपुलेशन हैज ए सेक्स रेशियो। ठीक है, ये भी सही है। अगर हम किसी की बात करें, किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो वो तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, लेकिन अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहां सेक्स रेशियो आ जाता है। ठीक है ना, कि वहां 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, ऐसे रेशियो हम देखते हैं, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? द टाइगर सेंसस, किसी भी जंगल में कितने शेर हैं, कितने बाघ, हम कैसे गिनते हैं? उनको हम दौड़ा के गिन नहीं सकते, तो उसके लिए हमारे पास दो, अब तो मान लो पहले की ये है, अब तो क्या होता है, कैमरा लगे होते हैं, कैमरा से हम लोग देखते हैं। पहले क्या होता था? पग मार्क्स, मींस उनके पैरों के निशान, और फीकल पैलेट्स, क्लास में डिस्कस करा था मैंने कैसे ये होता है, पूरा बढ़िया मैकेनिज्म है। जैसे कि आप पग मार्क्स से ये भी देख सकते हो कि कोई जो लायनेस है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। जैसे मान लो कि कोई लाइनेस है, वो नॉर्मल है, उसका वेट 200 है, लेकिन जब प्रेग्नेंट होगी तो कुछ 10-15 किलो बढ़ जाएगा, तो उसका पग मार्क थोड़ा सा क्या होगा, अब जो जहां पे वो पैर रखेगा वो जमीन धंस जाएगी, तो इसे हम गिनते हैं वहां पे। तो पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स। चलिए, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या कह रहा है? फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कोलोनाइज्ड, बर्थ रेट में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन इमिग्रेशन। क्या कह रहा है? इफ अ न्यू हैबिटेट, अगर कहीं नया गांव बसाया जा रहा है तो उस जगह पर बर्थ रेट और डेथ रेट उतना मायने नहीं रखेगा जितना इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। जैसे कि जैसे कि आपको बताया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी में 4 फैक्टर्स हैं जो उसको घटाते हैं बढ़ाते हैं। पहला क्या? डेथ रेट, दूसरा बर्थ रेट, तीसरा इमिग्रेशन, मतलब कहीं से किसी का आना, हमेशा के लिए आना, और दूसरा लास्ट क्या होता है? इमिग्रेशन, कहीं से बाहर जाना। तो अगर कोई नई कॉलोनी बसाई जा रही है तो बसाने के लिए क्या होगा? इमिग्रेट कराएंगे लोगों को। तो इमिग्रेशन जो होता है इस केस में सबसे ज्यादा स्पेशल इफेक्ट डालता है पॉपुलेशन डेंसिटी भी, ना कि बर्थ रेट और डेथ रेट। तो पहला ऑप्शन जो होगा ये क्या हो गया? लिखा क्या है? दूसरा ऑप्शन, फॉर इंस्टेंट इफ अ न्यू हैबिटेट। तो दूसरा क्या हो गया? स्टेटमेंट गलत, पहला क्या है? सही। चलिए 49 कह रहा है इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन कुछ देर के लिए है तो ऑर्गेनिज्म हैव 2 अदर अल्टरनेटिव लाइक माइग्रेट एंड सस्पेंड। ठीक है ना, अगर मान लो कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन कुछ समय के लिए है, कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास 2 अल्टरनेटिव होते हैं। एक होता है माइग्रेट कर जाना, जैसे अभी गर्मियों में सब कहाँ जा रहे हैं? शिमला जा रहे हैं, 1 आध महीने के लिए घूम जाएगा। जो रिच वाली फैमिली वाले लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? वो मूव कर जाते हैं कहीं दूसरे जगह पे, ठंडे देश में, ठंडे प्रदेश में, जहां पे जैसा उनका बजट है। उससे क्या होगा? अब वहां गर्मी से परेशान है, यहाँ पे वहां घूम आएंगे, वहां ठंडा मौसम। इसे माइग्रेशन कहते हैं कि कोई जा रहा है लेकिन फिर आएगा लौट के। अगर वो जाता और लौट के नहीं आता तो इमिग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमिग्रेशन। तो माइग्रेशन और इमिग्रेशन में ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। The organism can move away temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when stressful period is over। तो यही माइग्रेशन का ही ये डेफिनेशन बता रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 का स्टेटमेंट कह रहा है द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट ए डायनेमिक पैरामीटर, नॉट ए स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा बढ़ती घटती रहती है, तो वो एक डायनेमिक पैरामीटर है, ना कि स्टैटिक पैरामीटर है। तो पहला ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
Size of a population depend on various factor including food availability, predation, pressure and adverse weather. ठीक है ना, ये तीनों पे डिपेंड करता है, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है। तो स्टेटमेंट पहला गलत है और दूसरा क्या है, सही है। ओके, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। 51 स्टेटमेंट 1 कह रहा है when certain exotic species are introduced in a geographical area they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural parasite। पैरासाइट ही प्रेडेटर होगा, समझ लीजिए दोनों का सिनेरियो क्या है। जैसे कि एक बार मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो केस था उसमें क्या था कि एक कैक्टस था, जो नया नया कैक्टस था अभी, उसको लाया गया और वो पूरा का पूरा फैल गया और मिलियंस ऑफ हेक्टेयर कवर कर लिया, क्योंकि वो नया था, ठीक है ना। अब लोगों को नहीं पता था कि इतना तेजी से फैलेगा और फैल गया। और फैल क्यों रहा था, हर जगह पे कैक्टस ही कैक्टस क्यों हो गया, क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, उसको खाने वाला कोई जीव जंतु था ही नहीं, क्योंकि वो अभी नया है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया मॉथ। मॉथ एक कीड़ा होता है, मैंने बताया था कैक्टोफेगस मॉथ। कैक्टो मतलब कैक्टस, फेगो मतलब फेगस खाने वाला। तो कैक्टस को खाने वाले कीड़े को इंट्रोड्यूस किया गया और फिर वो क्या हुआ, वो खा खा कर कैक्टस के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया, ठीक है ना। तो एक प्रेडेशन का एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया गया है कि अगर हम किसी दूसरे देश से नई स्पीसीज को लाते हैं और उसको यहाँ पे उगाते हैं तो वो बहुत तेजी से उगेगा और उसको क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, उसको खाने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। तो अब फिर उसके नेचुरल प्रेडेटर को हम यहाँ लाएंगे तब उसका पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पैरासाइट लिखा है जो कि प्रेडेटर होना चाहिए। तो ऑप्शन जो इसमें स्टेटमेंट 1 है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन रीजन अब यहां शुरू होता है। ए पॉपुलेशन में है बर्थ एंड डेथ बट एन इंडिविजुअल है बर्थ रेट एंड डेथ। जो मैंने बताया उसका उल्टा ये कह रहा है, पॉपुलेशन के पास बर्थ रेट और डेथ रेट होता है और जो इंडिविजुअल होता है उनका बर्थ और डेथ होता है। तो ये ऑप्शन गलत है और जब पहला ही ऑप्शन जब असर्शन ही गलत है तो ऑप्शन हमेशा डी ही हो जाता है, ठीक है ना। चलिए 53 क्या होगा, 53 success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in the Sahara Desert। जो मैमल हैं धरती पे सबसे सक्सेसफुल माना जाता है मैमल्स को, यानी कि ह्यूमंस, हम लोग को, कुत्ते बिल्ली ये सबको। क्यों ऐसा क्यों है, हर जगह ये लोग पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस मींस बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ना उससे ज्यादा होगा ना कम होगा। ये एक मैकेनिज्म है, इसे हम होमोथर्मिक भी कहते हैं, मींस वार्म ब्लडेड जो होते हैं बस वही ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग अंटार्कटिका जाएं या सहारा डेजर्ट जाएं, हम लोग वहां के माहौल को अडाप्ट कर सकते हैं। कुछ टाइम लगेगा, 2-4 घंटा 1-2 दिन भी लग सकता है, लेकिन हमारा डेथ हम लोग मतलब उसे डेथ नहीं होगा हमारा, हम कुछ ना तो बीमार पड़ सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम उसको कोप अप कर लेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा असर्शन सही है। रीजन देखते हैं, द मैकेनिज्म used by most mammal to regulate their body temperature are similar to the one that we humans use। ठीक है, एग्जांपल दे दिया कि mammals means humans की बात कर रहा है, लेकिन mammals में humans नहीं और सब भी आते हैं, बहुत लोग आते हैं, डॉग्स आते हैं, बिल्लियां आती हैं, लायन आते हैं, टाइगर, ये सब मैमल ही हैं। तो रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं किया है, रीजन सही है मींस रीजन का जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन असर्शन को वो सर्टिफाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 54 क्वेश्चन कह रहा है असर्शन इन एक्वेटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंज विथ दैट ऑफ द एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे जैसे फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर में जो मछलियां होंगी अगर उसको आप मैराइन वाटर में डाल दोगे तुरंत मर जाएंगे। वो क्या होगा, मैराइन वाटर में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा होगा और उनकी बॉडी में पानी फ्रेश वाटर है तो बाहर पानी कम अंदर पानी ज्यादा, पानी जो होगा उनके बॉडी से बाहर फ्लो करने लगेगा और वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगी और डेथ हो जाएगा। और इसी का उल्टा कंडीशन हो जाएगा कि अगर किसी तुम मैराइन फिश को डाल दिए फ्रेश वाटर में तो उसकी बॉडी फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी। तो ये कंडीशंस हैं, यानी कि कोई भी जो फिशेस हैं या फिर जो भी स्नेल्स होंगे, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका जो बॉडी का कंसंट्रेशन है, बॉडी में जो साल्ट का कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है कि उनके एम्बिएंट वाटर का कंसंट्रेशन कितना, एम्बिएंट मतलब सराउंडिंग, ठीक है ना। तो पहला जो असर्शन है वो सही कह रहा है, दीज एनिमल्स आर सिंपली कन्फर्मर्स। वेरी गुड, जो रीजन है वो सही कह रहा है, एकदम उसको एक्सप्लेन कर दे रहा है कि जो कन्फर्मर्स होते हैं उनके इंटरनल बॉडी का जो कंसंट्रेशन हो, टेम्परेचर हो, वो एक्सटर्नल कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है, इन्हीं को कन्फर्मर्स कहते हैं। और हम लोग किस में आते हैं, मैमल्स रेगुलेटर्स में आते हैं कि बाहर कुछ भी हो,
आपको आप फ्रेश वाटर में भी तैर सकते हो, आप मैराइन वाटर में भी तैर सकते हो, क्योंकि हमारे बॉडी में किडनीज हैं। क्या हैं? किडनीज, जो कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती रहती हैं। दैट्स व्हाई वी आर रेगुलेटर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ये होगा, असर्शन सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55। स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। जो पोलर रीजन है मतलब ठंडे क्षेत्र हैं, वहां पर स्मॉल एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं, रेयरली पाए जाते हैं। क्यों? चलिए, क्योंकि बाबू देखिए, मैंने बताया था स्मॉल एनिमल्स होते हैं, उनका बॉडी का एरिया विथ रेस्पेक्ट टू देयर वॉल्यूम ज्यादा होता है, और एरिया और वॉल्यूम का जब रेशियो ज्यादा होगा, यानी कि एरिया ओवरऑल ज्यादा है, तो हीट लॉस ज्यादा होगी। हीट लॉस ज्यादा होगी तो ठंडे रीजन में पाए जाने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसीलिए वहां पे बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा पोलर बियर। ठीक है, तो रीजन लिखा हुआ है सीधे सीधे, इसे हम बर्गमैन रूल भी कहते हैं। सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम, दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट when it is cold outside, then they have to expend much energy to generate body heat through the metabolism। तो वही कह रहा है कि उनका जो एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो है वो ज्यादा होता है। किनका? जो छोटे जानवर होते हैं, इसीलिए वो पोलर एरिया में नहीं पाए जाते हैं। तो यानी कि असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वही असर्शन रीजन भी है। असर्शन कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट नेवर डाई। जो कंगारू रैट है, आपने सुना होगा, कभी वो पानी पीता ही नहीं है। मतलब पानी नॉर्मली मिल जाएगा तो पी लेगा, नहीं तो नहीं रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके पास दो मैकेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? पहला मैकेनिज्म कि वो अपने बॉडी के फैट को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या करता है? उसके बॉडी के जो फैट है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो दो चीजें मिलेंगी, एक एनर्जी मिलेगा और दूसरा पानी मिल जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो उसकी बॉडी की जो नेसेसिटीज हैं वो अब खुद वो पूरा कर लेता है बिना एक्सटर्नल सोर्स से। पहला ये हो गया। दूसरा, जैसे हम लोग का यूरिन होता है उसमें मैक्सिमम वाटर होता है, लेकिन उन लोग का यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, सूखा सूखा। मींस जैसे हम लोग का, आप कह सकते हो कि जैसे फीकल मैटर निकलता है, वैसे उन लोग का यूरिन निकलता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में पानी एक्सटर्नल आनी नहीं है, इसलिए यूरिन के रूप में ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो दो मैकेनिज्म होता है। तो रीजन देख लेते हैं, लिखा हुआ है, इट कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट through its internal fat oxidation and it also has the ability to concentrate its urine। यानी कि जो मैंने बताया सही है। तो assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो 57 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 क्या कह रहा है? अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ ही होता है। ठीक है, बता रखा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन एज्यूमिंग इंपॉर्टेंट स्पेशल कंडीशन। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है कहीं भी असर्शन से मिलता जुलता नहीं है, कहीं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 57। ठीक है, 58 देखिए। In nature, a given habitat has enough resource to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible, और उसी को हम carrying capacity कहते हैं। ठीक है ना? This limit is intrinsic rate of natural increase। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, रीजन गलत दे रहा है। इसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, इंट्रिंसिक रेट नहीं कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि असर्शन क्या है? सही है, लेकिन रीजन एकदम सरासर गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। असर्शन कह रहा है, प्रीडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपटीशन प्रे स्पीशीज। ठीक है, प्रीडेटर्स मतलब जो, अगर मान लो कि शेर हिरन को ना खाए तो हिरन की तादाद ज्यादा हो जाएगी, और हिरन की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो वो सारे घास चढ़ जाएंगे, और सारे घास जब चढ़ जाएंगे तो खुद हिरन खत्म हो जाएगा, और जब हिरन सारे खत्म हो जाएंगे तो खुद लाइन खत्म हो जाएगा। एक तरह से पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रीडेटर जो है वो बैलेंस भी बना रहा है इकोसिस्टम का, और साथ में अगर मान लो कि एक कोई एरिया है 1 किलोमीटर में घास फैला हुआ है और उसमें 100 हिरन रह रहे हैं। अगर 100 हिरन हैं तो अगर मान लो शेर नहीं रहता तो कुछ दिन में 200 हो जाएंगे, और उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, एक ही बीघा का है पूरा घास। इसीलिए हम कह सकते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन कर रहा है कौन? प्रेडेटर। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए जो असर्शन है वो सही है। उस रीजन क्या लिख रहा है? व्हेन ऑल द स्टारफिश पिजेस्टर रिमूव फ्रॉम। ठीक है, एक मैंने बताया था आपको कि एक एरिया था जहां पे एक स्टारफिश पिजेस्टर रहता था, और उसी वो क्या खाता था? इनवर्टिब्रेट्स को खाता था। उन्होंने क्या किया कि इनवर्टिब्रेट जितने थे वहां पे इनवर्टिब्रेट्स आपस में जो कंपटीशन बढ़ गया। कब बढ़ा? जब इसको हटा दिया गया, क्योंकि जब इसको हटाया गया तो उनकी संख्या बढ़ गई। उनकी संख्या जब बढ़ गई तो उनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया, और कंपटीशन बढ़ गया तो वो लोग एक्सटिंक्ट करने लगे। तो इसीलिए ये कह रहा है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है ना? तो predators also help in maintaining species diversity in community by increase the intensity। डिक्रीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए?
तो ये हमने जो बताया एग्जांपल पिजेस्टर का, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है कंपटीशन को, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, तो असर्शन गलत है, रीजन भी क्या हो गया, गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 60वां क्या कह रहा है, कंपटीशन अकर्स ओनली व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर द रिसोर्स दैट आर लिमिटिंग, गलत है बिल्कुल। डार्विन ने कहा था कि कंपटीशन के लिए जो है रिसोर्सेज लिमिटेड होना चाहिए और जो दोनों ऑर्गेनिज्म होने चाहिए वो क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने बताया था आपको कि अगर दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों एकदम अनरिलेटेड है, बहुत दूर दूर के रिश्तेदार भी नहीं है, मींस दोनों का एकदम स्पीसीज अलग है, जीनस अलग है, फिर भी वो दोनों लोग सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि जो पॉन्ड्स होते हैं उसमें जो फ्लेमिंगो बर्ड होती है और फिश जो होती हैं वो लोग जू प्लैंक्टन के लड़ते हैं, जबकि आप जानते हैं जू प्लैंक्टन एक क्या हो गया, शिकार हो गया, और ये दोनों प्रेडेटर हो गए, और इन दोनों में कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो पहला रीजन असर्शन गलत, तो रीजन भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छा रहा होगा आज का 20 का 20। मैंने बहुत इसमें टाइम ज्यादा लगा होगा, लेकिन बहुत फायदा करेगा आपको। देते रहिए टेस्ट, कल का पेपर और अच्छा होगा, 100 क्वेश्चन का है, पूरा एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के आइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।